गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो 1 घंटे का खबरों का सफर शुरू हो चुका है। हर रोज की तरह हम दोनों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर। अलग अंदाज में तेज रफ्तार के साथ इंफॉर्मेशन से भरपूर ये बुलेटिन, जिसमें हर खबर आप तक पहुँचाने के लिए आपके राज्य की, आपके शहर की हर एक खबर है क्या, वो हम आपको बताएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हम करने वाले हैं सबसे बड़े खतरे की खबर के साथ। जी हाँ, जो तूफान है उसको लेकर के अब खतरा और बढ़ता जा रहा है। बदलते वक्त के साथ ये और खतरनाक होता जा रहा है। जी, अगर बात करें मौसम विभाग की तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में मछुआरों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। ये तबाही नहीं, महज ट्रेलर है उस तूफान का जिसका खतरा गुजरात, महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों पर मंडरा रहा है। समंदर में उठती लहरें और तेज हवाओं के बीच बरसते बादल बता रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटे कैसे होंगे। तूफान बिपरजॉय अब अति गंभीर चक्रवात में बदल चुका है। ऐसे में खतरा बहुत बड़ा आने वाला है। जरा इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि चक्रवाती तूफान किस कदर तबाही बरपाने के मूड में है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आई है, जहां कुछ लोग समंदर किनारे बैठे बीच का मजा ले रहे थे। तभी समंदर में एक जोरदार लहर उठती है और तबाही का ट्रेलर दिखा देती है। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अगर लौटती लहर लोगों को अपने साथ लेकर जाती तो सोचिए क्या मंजर होता। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक एक तस्वीर बता रही है कि अरब सागर के तटीय इलाके में मंजर कैसा है। गुजरात के तटीय इलाकों से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी आने वाली है। बिपरजॉय जैसे जैसे जमीन के करीब पहुंच रहा है, भयानक रूप लेता जा रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तूफान को 15 जून की दोपहर को गुजरात के जखौ पोर्ट से गुजरने की संभावना जताई है। तो 15 जून की दोपहर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लैंड करेगा, लेकिन उससे पहले ही जो एजेंसीज हैं वो सतर्क हैं क्योंकि तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। और अगर भुज की बात करें तो तेज हवा चलने से एक दीवार भी गिर गई, 2 बच्चों की मौत हो गई। और वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई के जुहू में भी ऐसा ही हादसा हुआ, जहां पर 5 बच्चों के डूबने की खबर है, हालांकि जिसमें से एक बच्चे को बचा लिया गया है। ताजा अपडेट क्या है, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अरब सागर के भीतर साइक्लोन बिपरजॉय लगातार ताकतवर हो रहा है। माना जा रहा है कि जब इस चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल होगा तब हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी मूसलाधार बारिश के साथ जोरदार हवा चलेगी। ये हवा इतनी ताकतवर होगी कि इसकी जद में जो भी कमजोर चीज आएगी ये उसे उखाड़ फेंकेगी। द्वारका समेत कोस्टल गुजरात के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश अभी से हो रही है। अगले 5 दिन में गुजरात में बारिश होने का संभावना है। बारिश का साथ साथ भारी से अति भारी बारिश, इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का भी संभावना है। हालात गंभीर हो सकते हैं, लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन बेहद सतर्क है। बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों को सचेत किया जा रहा है। कच्छ के सारे बड़े पोर्ट अगले 3 दिन तक बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के कच्छ में तूफान को देखते हुए प्रशासन एक्शन में है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। गुजरात के तटीय इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पर है और बदलते हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। गुजरात के तटीय इलाकों की बात करें तो अरब सागर की खाड़ी में और खास करके गुजरात के समुद्री तटीय इलाकों में इस चक्रवाती तूफान से फिलहाल जीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। चक्रवात बिपरजॉय के कारण कच्छ में तेज हवाएं चल रही हैं। भुज में तेज हवा चलने से एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल है। यह हादसा भुज के लखुरई 4 रोड के पास हुआ।
गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी तटीय इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है। बिपरजॉय साइक्लोन के चलते मुंबई के समुद्री तटों पर भी तेज हवा और पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ लोगों को समुद्री तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये सिलसिला जो है आपको काफी कम देखने को मिलता है। हाई टाइड भी जब यहाँ पर होती है तो इतनी ज्यादा ऊंची लहरें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती है। लोगों को वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर साइक्लोन की बात की जाए तो इसने महाराष्ट्र दिशा बदली है, लेकिन मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के जो अन्य समुद्री तट है, रत्नागिरी हो गया, अलीबाग हो गया, इन जगहों पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुंबई के जुहू कोलीवाड़ा में 5 बच्चों के डूबने की खबर है। अब तक एक बच्चे को बचा लिया गया है, जबकि 4 बच्चों की तलाश जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के लैंडफॉल के पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जितने भी इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जो तटीय इलाके हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल का अपडेट वो अधिकारियों से ले रहे हैं। तो जो प्रभावित होने वाले इलाके हैं वहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम भी तटीय इलाकों पर पेट्रोलिंग कर रही है। अभी 48 घंटे से भी ज्यादा समय है साइक्लोन बिपरजॉय के तट से टकराने में, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयारियां बेहद तेज हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात से निपटने के लिए केंद्र और गुजरात सरकार की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली में हाई लेवल बैठक की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ फोन पर बात कर तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच द्वारका में हेलीकॉप्टर के जरिए 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये सभी के सभी एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे और तूफान के कारण समंदर में फंस गए थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, समंदर में लहरें और तेज उठ रही हैं। चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एनडीआरएफ की 21 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। सड़क और भवन विभाग की 95 टीमें, बिजली विभाग की 577 टीमों की तैनाती की गई है। 7500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज कच्छ और सौराष्ट्र में प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाएगा। सभी स्कूल कॉलेज को 15 जून तक बंद कर दिया गया है। चक्रवात के कारण आज से 15 जून तक पश्चिम रेलवे की 95 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पोरबंदर के 31 गांवों से करीब 3000 और देवभूमि द्वारका में करीब 1500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात के साथ साथ मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से समंदर में जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें भी मुंबई में तैनात की गई हैं। और साइक्लोन के बाद चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आग के तांडव की। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझा तो लिया गया है, लेकिन अभी भी भवन के अंदर आग के फिर से भड़कने का अंदेशा है। लिहाजा फायर ब्रिगेड की तमाम टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। लेकिन इस भयंकर आग लगने की घटना को लेकर के राजनीति भी अपने चरम पर है। कांग्रेस शिवराज सरकार के ऊपर कई तरीके के निशाने साध रही है, तो बीजेपी भी पलटवार मोड पर है। आप देखिए। दिन में लगी आग देर रात तक भी सुलगती रही, तब कहीं जाकर 11 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। कई फायर टेंडर की मदद से इस भयंकर आग को कंट्रोल किया जा सका। बेहद हैरान कर देने वाली आग की ये घटना मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख कार्यालय सतपुड़ा भवन में सोमवार शाम करीब 3:30 बजे शुरू हुई और इसे सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे कंट्रोल किया जा सका। बड़ी है और उसमें अलग अलग जगहों पे लपटे तो नहीं है, लेकिन जरूर धुएं का गुबार बीच बीच में उठ रहा है और उसके बीच में इस बात की आशंका है कि कहीं हो सकता है आग बाद में कहीं रफ्तार पकड़ ले, आग की लपटे कहीं इसमें से उभर के आ जाए। इसको ध्यान में रखते हुए और हर आशंका को निर्मूल साबित करने के लिए सारी टीमें जुटी हुई हैं। घटना के बाद से मध्य प्रदेश शासन एक्शन में था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रलयकारी आग के बारे में पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की और हालात की जानकारी दी। सतपुड़ा भवन में आग पर काबू पाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एयरफोर्स की भी मदद मांगी थी। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आग एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। हालांकि इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पता चला है कि सबसे पहले आग तीसरी मंजिल पर लगी और फिर वहां से फैलते हुए ये चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल को भी अपनी चपेट में लेती गई। भयावह आग की इस घटना के बाद इस पर राजनीति भी बेहद तेज है।
कांग्रेस का आरोप है कि घोटालों की फाइल जलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। 50% कमीशन लेने वाली सरकार ने उसके एविडेंस को जला दिया। सतपुड़ा भवन में पहली बार आग नहीं लगी है। इससे पहले 2018 में सितंबर में लगी थी, तब सरकार जाने वाली थी और हमारी सरकार बनी थी। उसके पहले भी इन्होंने आग लगाई थी। अब हालांकि बीजेपी इस तरह के आरोपों को बचकानी बात बता रही है और कह रही है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आने थे तो फिर तो ऐसे ही तो बहुत सारे दूसरी विंग भी है, वल्लभ भवन है, सेक्रेटरीट भी है, उसमें आग क्यों नहीं लगी? इस तरह के बचपने वाली बातों के कोई जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। इस तरह से किसी भी घटना पर राजनीति करना, मुझे लगता है इससे बड़ा और निंदनीय कार्य कुछ नहीं हो सकता। और चलिए खबरों में धधकती आग की इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वो आग बुझाने में नाकाम रही। लिहाजा फायर टेंडर की और गाड़ियों को मंगाया गया, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। दरअसल फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में नारियल के छिलके पड़े थे। पूरी फैक्ट्री इन छिलकों से भरी पड़ी थी, लिहाजा आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बिल्डिंग 150 मीटर की है, लेकिन बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है और इसमें कोकोनट की जो सेल है, छिलके हैं, उनको इन्होंने पाइल अप करके ब्लॉक कर रखा है। पूरी बिल्डिंग उससे भरी पड़ी है, स्टेयर ब्लॉक से दरवाजे खुल नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से एक्सेस में दिक्कत आ रही है और माल बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें काम करने में बहुत तकलीफ हो रहा है। इस भयंकर आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग की ये घटना कैसे हुई। तूफान और आग की खबरों के बाद अब आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। जहां ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसी तमाम खबरें दुनिया की आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। हवाई के खिला हुआ ज्वालामुखी ने विकराल रूप ले लिया है। देर रात से ही ज्वालामुखी के अंदर से फव्वारे की तरह लावा निकल रहा है, जिसकी एरियल तस्वीर भी सामने आई है। वीडियो में दूर दूर तक सिर्फ लावा ही लावा दिख रहा है। हालात को देखते हुए ज्वालामुखी के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। मिस्र के लाल सागर में जब एक याच में अचानक आग लगी तो चीख पुकार मची। ये क्रूज बोट थी जिस पर 15 ब्रिटिश पर्यटक और 14 चालक दल के सदस्य सवार थे। आग लगने के बाद ज्यादातर लोगों को सुरक्षित नाव से बचा लिया गया। हालांकि 3 ब्रिटिश पर्यटक अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मिस्र के पर्यावरण मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। रूस यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में जंग और तेज हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उसने काले सागर में यूक्रेन के 6 मानव रहित स्पीड बोट को तहस नहस कर दिया था, जो उसके टोही जहाज को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्यूबा में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची है। यहाँ लोग सैलाब में फंसे हुए हैं और सेना को रेस्क्यू में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर के अलावा सेना की बोट्स की मदद से भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ बायामो नदी उफान पर है और उसका पानी शहरों के अंदर घुस रहा है, जिससे 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। और चलिए अब बात करते हैं गाजियाबाद कन्वर्शन मामले की, जिसको लेकर के पुलिस ने मुख्य आरोपी शहबाज को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस को तलाश है एक डिवाइस की। जी हाँ, उस डिवाइस की बहुत जरूरी है कि तलाश कर ली जाए, क्योंकि उसमें धर्मांतरण से जुड़े हुए कई सारे जो रिकॉर्ड हैं वो होंगे और ऐसे में डिवाइस की बरामदगी के साथ ही कुछ और खुलासे भी संभव हैं। देखिए रिपोर्ट। खेल खेल में धर्मांतरण कराने वाले गैंग के मास्टरमाइंड की कुंडली खंगाली जा रही है। शहनवाज उर्फ बद्दू से पूछताछ की जा रही है। इस बीच ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने वाले शहनवाज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शहनवाज अलीबाग के एक लॉज में अपने भाई के साथ जाते दिख रहा है। इस फुटेज में नीली टी शर्ट और खाकी पैंट पहना शहनवाज कंधे पर एक बैग टांगे दिख रहा है। ठाणे कोर्ट में पेश के बाद धर्मांतरण के मुख्य आरोपी शहनवाज को अदालत ने 15 जून तक के लिए गाजियाबाद पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया है।
के कोर्ट ने सारी चीजें आरोपी से खुद पूछी है कि क्या उसका मेडिकल करा गया है, क्या उसको कोई तकलीफ दी गई है, क्या उसके साथ घर वालों को ये बताया गया है कि उसको अरेस्ट किया है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने उनको पूछा कि क्या आपको ये पता है कि आपको किस आधार पे पुलिस ने अरेस्ट करा है। तो शहनवाज ने खुद उसका आंसर दिया है कि उसको पुलिस ने क्यों अरेस्ट करा है। माना जा रहा है कि गाजियाबाद में गिरफ्तार हुए मौलाना अब्दुल रहमान और शहनवाज को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस को एक डिवाइस की तलाश है, जिस डिवाइस को लेकर शहनवाज फरार हुआ था। डिवाइस में धर्मांतरण से जुड़े काफी डेटा है। माना जा रहा है कि डिवाइस में हिंदू नाबालिगों से बातचीत के साथ धर्मांतरण कराने वाले बच्चों का रिकॉर्ड है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन धर्मांतरण के इस खेल में शामिल मुमरा शहर के 3 मौलाना भी पुलिस की रडार पर हैं। ये सभी मौलाना धर्मांतरण गैंग से जुड़े हो सकते हैं, जो हिंदू बच्चों के ब्रेन को वॉश कर उन्हें कट्टर इस्लामिक बनाने के काम में जुटे थे। और दीपिका, वाकई धर्मांतरण के मामले हैरान करने वाले हैं और गाजियाबाद की तरह जो दमोह का गंगा जमुना स्कूल वाला मामला है उसमें भी रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। और अब ये पता चला है कि स्कूल के अंदर से ही एक गुप्त रास्ता सीधा मस्जिद की तरफ जाता था। जी हाँ, और इस अवैध निर्माण को लेकर के स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्कूल संचालक के ऊपर बुलडोजर वाली कार्रवाई भी देखने को मिले। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। धर्मांतरण के खुलासे के बाद से दमोह पुलिस एक्शन में है। गंगा जमुना स्कूल को लेकर हो रहे खुलासे के बीच नगर पालिका ने स्कूल प्रशासन को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे हैं। ये नोटिस स्कूल प्रबंधक रश्के जहां के नाम से जारी किया गया है और 3 दिन के अंदर सारे दस्तावेज के साथ नगर पालिका आने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर नगर पालिका स्कूल के अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई करेगा। परिसर में बिना अनुमति हो रहे निर्माण पर अब 14 जून के बाद किसी भी दिन बुलडोजर चल सकता है। इस बात के संकेत खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण से जुड़े मामले को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कल तक प्रतीक्षा करने को कहा है। इससे पहले छात्र छात्राओं के धर्मांतरण के इस मामले में बाल संरक्षण और अधिकार आयोग की टीम भी गंगा जमुना स्कूल पहुंची, जिसके बाद आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में मस्जिद जाने का एक गुप्त रास्ता है। ये सड़क 20 मीटर लंबा है जो सीधे मस्जिद के सामने खुलता है। साथ ही बाल आयोग ने गंगा जमुना स्कूल पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। इस मामले में प्रबंधन समिति के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो जबरदस्ती धर्मांतरण को लेकर के यूपी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। एक्शन भी लिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। अगला मामला एक और फिरोजाबाद से सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से झूठ कहकर उसे धोखा दिया और फंसाया। तो शिकोबाद थाने में ये जो शिकायत है वो दर्ज करा ली गई और लड़की का ये आरोप है कि 5 साल तक अपनी पहचान छुपाकर ये जो मुस्लिम युवक है उसके साथ लिव इन में रहता रहा। अब ये पूरा मामला है क्या, वो आप देखिए। देश में इन दिनों बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तार इस्लामिक कट्टरता से जुड़ते दिख रहे हैं। यहाँ के हिंदू लड़के धर्मांतरण का शिकार बन रहे हैं, जबकि लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एसएसपी कार्यालय पहुंची इस पीड़ित लड़की को देखिए। लड़की का दावा है कि एक मुस्लिम युवक ने उसे लव जिहाद का शिकार बनाया है। मुझे पहले अपना नाम अमित बताया था, फिर उसके बाद में वो मुसलमान निकला, तो फिर मैंने उससे शादी के लिए बोला तो अब मना कर रहा, कह रहा मैं शादी नहीं करूँगा और कह रहा धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद में मैं शादी करूँगा। हिंदू लड़की ने जिसे अपना हमसफर समझा वो दगाबाज निकला। पीड़िता के मुताबिक आरोपी यूसुफ मैनपुरी का रहने वाला है, जो उससे अमित बनकर मिला करता था। इसके बाद दोनों करीब 5 साल तक लिव इन रिलेशन में भी रहे। हालांकि जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी कोर्ट मैरिज करने से मुकर गया और खुद के मुसलमान होने की बात कबूल कर अपना असली नाम यूसुफ बताया। पीड़ित हिंदू लड़की का दावा है कि आरोपी की असलियत सामने आने के बाद यूसुफ ने उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी है। उनका ये कहना है कि वो 4-5 साल से साथ रह रहे हैं और वो अपने आप को पहले अमित नाम बताता था, लेकिन संभवतः वो मुस्लिम है और उनके ऊपर धर्म परिवर्तन की बात कह रहा है कि आपको धर्म परिवर्तन कराना है।
एसएसपी ऑफिस में गुहार लगाने के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुस्लिम युवक यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपी यूसुफ को कब तक गिरफ्तार करती है। और देखिए, लव जिहाद के मामले जो है वाकई हैरान करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें लव जिहाद के आरोपी की जमकर पिटाई की गई। जी हाँ, ये पूरा मामला एक लड़की की अश्लील फोटो खींच करके उसे धमकी दिया जा रहा था कि वो इस फोटो को वायरल कर देगा और जबरदस्ती किस तरीके से वो लड़की को धमकाने की कोशिश कर रहा था और आगे उसकी मंशा क्या थी आपको भी दिखाते हैं। थाने के बाहर लोगों का जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी के बीच लोग हंगामा कर रहे हैं। इस दौरान भीड़ के बीच से मारू मारू की आवाज भी आती सुनी जा सकती है। मारू मारू की इसी आवाज के साथ ही लोग उग्र हो जाते हैं और पुलिस कस्टडी में ही एक युवक को पीटने लग जाते हैं। छीना झपटी के बीच कोई उस शख्स पर हाथ घूंसे चलाने लग जाता है तो कोई उसके कपड़े फाड़ डालता है। घटना देहरादून के डोईवाला थाने की है, जहां हिंदू संगठन के लोगों ने एक मुस्लिम युवक की जबरदस्त पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक मेडिकल की एक छात्रा की अश्लील फोटो खींच उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी पर हिंदू छात्रा पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का भी आरोप है। लव जिहाद से जुड़ी घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने थाने पर चढ़ाई कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने थाने के बाहर जबरदस्त नारेबाजी भी की। लव जिहाद से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि अब तक पीड़िता की ओर से मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो देखिए, धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसी खबरें बहुत तेजी से वायरल भी हो रही है। लेकिन इसके अलावा कौन से ऐसी ट्रेंडिंग वीडियोस हैं जो इन दिनों वायरल हो रहे हैं, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं वायरल वीडियोस। सोशल मीडिया पर जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क पर एक तेज रफ्तार बाइक आ रही है जो रास्ते में एक स्कूटी को तो टक्कर मारने से बच जाती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर इस बाइक की एक दुकान से जोरदार टक्कर हो जाती है। उसके बाद जो कुछ होता है उसका वीडियो आपके सामने है। अब यूजर्स बाइक सवार की जमकर खिंचाई कर रहे हैं। रह जाएंगे। पंखे पर जहरीला सांप बैठा हुआ है और घर के लोग इससे बेखबर होकर बड़े आराम से टीवी का लुत्फ उठा रहे हैं। सांप भी पंखे से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिसमें उसे आखिर कामयाबी मिल जाती है। लेकिन कमरे में जब सांप गिरता है तब यहाँ पर चीख पुकार मच जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक कार आपको यहाँ दिखाई देगी जो देखने में उल्टी लगेगी। ऐसे में पहली बार तो आपको देखने में ऐसा ही लगेगा कि सड़क पर पलटी हुई कार चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि शख्स ने कार को डिजाइन ही कुछ इस तरह किया जिससे ये पलटी हुई कार लग रही है। ये वीडियो इन दिनों काफी ट्रेंडिंग है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स बाइक लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक से पास में खड़ा एक डॉग भौंकते हुए बाइक के पीछे दौड़ने लगता है। तब बाइक सवार इससे बचने के लिए अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर बाइक की खड़ी हुई कार से जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसके बाद डॉग दुम दबाकर भाग जाता है। सड़क पर जब इस पुलिसकर्मी ने गाना गाया तो आसपास खड़े लोग इस पुलिसकर्मी की गायकी सुनकर मुरीद हो गए। पुलिसकर्मी के इस टैलेंट की सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और चलिए, वायरल खबरों के बाद अब बात करते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों की। तो आपको ये भी बताते हैं कि अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उनके अपने भी अब उनसे किनारा करने लगे हैं। जी हाँ, महिलाओं पर दी विवादित बयान के बाद चिश्ती पर कार्रवाई की मांग भी अब तेज हो चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि उनका जो माफीनामा है वो भी काम आता हुआ उनके लिए नजर नहीं आ रहा। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े होते ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेड़ के नीचे बैठे का विश्वामित्रा जैसे घटक है। अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का ये वही बयान है जिस पर उनकी खूब किरकिरी हुई है।
टाइम्स नाउ नवभारत ने जब चिश्ती के इस बयान को दिखाया तो वो माफी मांगते नजर आए। सर और अब चीज है सर, कहाँ अब 21वीं सदी में महिलाएं आज क्या कर रही हैं? सर आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं, आप अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव हैं। सर शोभा देती है ऐसी बातें, आपकी जुबान से ऐसी बात शोभा देती है चिश्ती साहब? अगर ऐसी मेरी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन चिश्ती का ये बयान उनके लिए नासूर बनता दिख रहा है। बयान के सामने आने के बाद से चिश्ती पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इस प्रकार का बयान उस मातृशक्ति के लिए जिनको पूरा देश सम्मान के साथ देखता है कि महिला चीज ही ऐसी है, ऐसे लोगों के खिलाफ दरगाह कमेटी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सूफी इस्लामिक बोर्ड ने भी सरवर चिश्ती के बयान को गलत बताते हुए जोरदार हमला किया है। जो दो मज़ाहिब के बीच दूरियां पैदा करें अच्छा नहीं है, और देखिए महिला का अपमान भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ चिश्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ती ही जा रही हैं। आगे आने वाले दिन कितने खतरनाक उनके लिए हो सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एक और फैसला आज आना है, और आपको ये भी बताते हैं कि ये केस साल 2009 में गाजीपुर में हुई कपिल देव सिंह की हत्या से जुड़ा है, जिसमें आज का फैसला बहुत अहम है और उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर आज एक और मुसीबत आ सकती है। करीब 14 साल पुराने एक मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है। आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है। साल 2010 में गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगस्टर के इस केस में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में साल 2009 का कपिल देव सिंह हत्याकांड शामिल था। साथ ही साल 2009 में ही मीर हसन पर जानलेवा हमले के केस को भी शामिल किया गया था। आज अदालत इन्हीं दोनों केस में अपना फैसला सुना सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि कपिल देव सिंह की हत्या के समय मुख्तार गाजीपुर जेल में ही बंद था। लोअर कोर्ट से मुख्तार बरी हो गया था, लेकिन इन्हीं दोनों मामलों में गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था। आज कोर्ट इसी गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुना सकता है। मुख्तार पर कई केस दर्ज हैं। 6 केस में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। वो करीब 15 साल से जेल में बंद है। 2007 के गैंगस्टर केस में उसे 10 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। दूसरी ओर आज ही मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। अब्बास अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हेट स्पीच केस में फंसा है अब्बास अंसारी। मुख्तार अकेला ही नहीं, उसका परिवार भी मुश्किलों में है। एक के बाद एक उनके गुनाहों का कोर्ट में हिसाब हो रहा है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से एक खौफनाक घटना सामने आई है। आरोप है कि शादी से लौटते समय गाड़ी चला रहे ड्राइवर और गाड़ी में बैठे दूल्हे के चाचा के बीच बहस हो जाती है। ड्राइवर इतना गुस्सा होता है कि वो दूल्हे के चाचा को गाड़ी से धक्का दे देता है और बाद में गाड़ी उसे रौंद देती है। लोगों का कहना है कि ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, जिस पर उसे कहा गया था कि थोड़ा धीमे चलाओ। पीएम मोदी भी कभी कभी लेट हो जाते हैं। शादी थी लड़के की, उसने किराए की गाड़ी लिया था और किसी को छोड़ना था। योगी को गाली दे रहा था। ड्राइवर नहीं, राजेश से कोई चर्चा नहीं। राजेश इतने बोले यार 10-5 मिनट वो भी लेट हो जाते हैं, 10-5 मिनट तुम लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं, घर की बात है यार, तुम तो ड्राइवर है और कोई बात नहीं है। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर अमजद फरार हो गया। लोगों ने प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया है। महोखर गांव है। एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश धर दुबे था, जो उसी बोलेरो से उतरे थे और उसी बोलेरो के चालक ने उनकी दुर्घटना कर जानबूझकर उनकी हत्या की गई है, जिस पर इनके परिजन के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। यह हैरान करने वाली बात है कि एक छोटी सी बात पर इस तरह बहस हो जाती है कि एक शख्स दूसरे की हत्या कर दे। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां कल से शुरू हुआ किसानों का प्रोटेस्ट अभी जारी है और इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। और किसानों की मांग ये है कि सूरजमुखी को एमएसपी पर दिया जाए। और इसके अलावा किसान और क्या कुछ मांग कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तस्वीरें हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पीपली इलाके की हैं, जहां हाईवे पर डटे हुए हैं किसान। किसानों ने रात सड़क पर गुजारी। कल दिन से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों के बीच सोते नजर आए। यहाँ पर किसानों ने जाम लगाया हुआ है अपनी मांगों को लेकर। किसान दरअसल मांग कर रहे हैं कि जो सूरजमुखी की फसल है वो हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदे।
प्रदर्शन कर रहे किसानों की दो मुख्य मांग हैं। पहली मांग ये कि सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर शुरू हो, लेकिन हरियाणा सरकार के साथ अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। वहीं दूसरी मांग ये कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी और दूसरे किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। तस्वीरों में आप देखेंगे कि दूर तक हाईवे पर कोई ट्रैफिक नहीं है, सामने कुछ ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं और उनके आगे बैठे हैं किसान। किसानों के हाथ में अपने अपने संगठनों के झंडे हैं और न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ करीब 2 किलोमीटर के इलाके में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। लाठी डंडे और तेज हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। खुला पेट्रोल डीजल बोतल में बिक्री करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। और चलिए हम आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाते हैं, जिसमें देखिए श्वेता, हर किसी का यही सपना होता है कि पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और कुछ ऐसा ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 70,000 लोगों का आज सपना पूरा होगा। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन 70,000 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देखिए रिपोर्ट। आज देश के 70,000 युवा और उनके परिवार वालों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज 70,000 लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। आज इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। केंद्र सरकार की रोजगार मेला पहल के तहत ये हो रहा है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इन लोगों से जुड़ेंगे। आज 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र पीएम मोदी देंगे। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी विभागों में हो रही हैं भर्तियां। इनमें डाक विभाग, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी शामिल हैं। युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। ये रोजगार मेला इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेले से युवाओं का सशक्तिकरण होगा और वो देश के विकास में भागीदार बनेंगे। दीपिका, वैसे तो हम खबरें लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन हेल्थ की भी बात करें तो वैसे तो मेरी स्किन ऑयली है, लेकिन बदलते मौसम में हमेशा मुझे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स कई लोगों को होती है, और इस प्रॉब्लम से निजात आप कैसे पाएंगे, उसके लिए हमारा ये खास सेगमेंट जरूर देखें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं। आपके साथ मैं दीपिका और मेरे साथ योगिनी सोनम जुड़ चुकी हैं, जो आज कुछ और नया सिखाएंगी। सोनम, आज हम किस बारे में बात करें? मुझे लगता है आज का टॉपिक फिर से महिलाओं को, विमेन को, लड़कियों को बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे डल एंड ड्राई स्किन की। तो समर्स में आपने देखा होगा हमारा स्किन डल होने लगता है, सन से भी, या फिर काफ़ी ड्राई भी होने लगता है। मॉइस्चराइजर लगाओ तो गर्मी लगने लगती है। तो फिर क्या करें? तो देखिए, स्किन हमारे बॉडी का सबसे बिगेस्ट ऑर्गन है, जो आपकी इंटरनल हेल्थ के बारे में बताता है, राइट? तो अगर हमारा ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन है, इसका मतलब है कि आपका बॉडी अंदर से उतना ही हेल्दी, स्वस्थ है, यानी ब्यूटी आती है अंदर से। तो अभी हम कुछ योगासन करेंगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला आसन। तो उसके लिए आपको योगा मैट पे खड़े हो जाना है। अपना लेफ्ट पैर पीछे लेकर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको बैलेंस बनाना है। अब अपना राइट घुटना मोड़ लीजिए। आप देखिए, आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं। अपने बॉडी को थोड़ा सा नीचे लेकर आए, राइट हाथ को नीचे रख दें, लेफ्ट हाथ ऊपर कर लें और ऊपर की तरफ देखें। तो बिगनिंग में आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने राइट कंधे को थोड़ा और नीचे लेकर जाए, राइट हाथ को थोड़ा मोड़ें, आपका बॉडी और नीचे आ जाएगा। जब आपका घुटना फ्री होगा तो आराम से पीछे चला जाएगा और आपको लेफ्ट हाथ से पीछे इंटरलॉक करना है अपने हाथों को। कलाई या हाथ पकड़ में आ जाए, लेफ्ट शोल्डर को पीछे लेकर जाए और ऊपर की तरफ देखिए। अपने हिप को थोड़ा नीचे करें और यहाँ पे आप कम से कम 10 सेकंड रुके, बैलेंस बनाएं। सांस लें, हाथ को नीचे रखें, लेफ्ट हाथ को वापस ऊपर लेकर जाएं और धीरे धीरे आप वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं और रिलैक्स करें। तो इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बैलेंस बनाना और आपकी बॉडी को थोड़ा नीचे करना, ठीक है? तो हम ये वाला आसन अब दूसरे पैर से करेंगे। ठीक इसी तरह अपना लेफ्ट पैर पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट घुटने को मोड़ लें, दोनों हाथों को सीधा करें। सबसे पहले आपको अपने बॉडी का थोड़ा हाइट कम करना पड़ेगा। ऐसे कंफर्टेबल है तो अपने लेफ्ट हाथ को नीचे रखें, राइट हाथ को ऊपर करें। यहाँ पे आप बैलेंस बनाएं। आपको कंफर्टेबल लगता है अपने एल्बो को मोड़ें, कंधे को नीचे लेकर जाएं, लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएं, राइट हाथ को लेकर जाएं, बंद पड़े हाथों को पकड़ें या फिर अपनी कलाई को पकड़ें। राइट शोल्डर पीछे, हिप डाउन और ऊपर की तरफ देखें।
सांसों को ना रोके, कम से कम 10 सेकंड इसी आसन में बने रहें। अब धीरे धीरे अपने आसन को हम एग्जिट करेंगे। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर, दोनों हाथ कंधों की बराबरी में, घुटना सीधा, हाथ नीचे, और आपको पैर से आगे आ जाना है और रिलैक्स करें। तो फिर से ये आसन स्टेप बाय स्टेप में ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा आसन करें, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उतना ही करिए। चलिए दीपिका, अपना आगे का पैर मोड़ लीजिए, थोड़ा सा और गैप बना लीजिए। देखिए, आप जितना ज़्यादा गैप बनाएंगे उतना ईजिली आसन हो जाएगा। अपनी बॉडी को थोड़ा और नीचे करिए, नीचे, एक सेकेंड, बॉडी सीधा, पैर सीधा, इसे मोड़िए। अब इस वाले हाथ को नीचे लेकर जाएं, ये घुटना और मुड़ा हुआ, और आपका ये वाला कंधा थोड़ा पीछे और ऊपर की तरफ देखें। इनिशियली आप ऐसे भी रह सकते हैं, जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप आसन को एडवांस करना शुरू करें। सबसे पहले कंधे को नीचे लेकर जाएं, हाथ को मोड़ लें और कोशिश करें कि पीछे आपका हाथ इंटरलॉक हो जाए। परफेक्ट। और धीरे धीरे वापस आए, एग्जिट वैसे ही करें, हाथ नीचे, ये वाला हाथ ऊपर, दोनों हाथ सामने, घुटना सीधा, और रिलैक्स करें। वाह, काफ़ी अच्छा किया आपने। चलिए, तो अब दूसरा आसन करते हैं। दूसरे आसन का नाम है भुजंग आसन, जिसके लिए हमें योगा मैट पर आना पड़ेगा। आइए, चलिए दूसरा आसन करते हैं। दूसरे आसन का नाम है भुजंग आसन। आइए, तो दोनों हाथों को सामने ले आएं, पैरों को सीधा कर लें। पहले बॉडी को यहाँ पे टाइट और स्ट्रॉन्ग करें, सांस छोड़ें और धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेकर जाएं। पैर सीधे, दोनों पैर जुड़े हुए, शोल्डर्स को रोल करें और सांस ले ऊपर जाएं। तो देखिए, अगर आपको आसन का फ़ायदा चाहिए तो आपके स्पाइन में स्ट्रेंथ आना चाहिए। हाथों से हल्के से अपने बॉडी को ऊपर पुश करें, आपको स्पाइन में स्ट्रेच फील होना लगेगा। और आपको इस समय अपने हिप को स्क्वीज़ करना है ताकि आपका लोअर स्पाइन पे इफेक्ट ना आए। बॉडी को ऊपर थोड़ा सा पुश कीजिए, ऊपर देखिए। कम से कम 10 सेकेंड या 20 सेकेंड आप इसी आसन में बने रहें। सांस छोड़ें, धीरे धीरे वापस आ जाएं और आप रिलैक्स करें। तो अगर आप इस आसन में कंफर्टेबल हैं, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके घुटने ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों हाथों को सामने ले आएं, पैरों को सीधा कर लें। तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी को चतुरंगा डंडा में रोकना है, ऐसे। फिर सांस लें, यहीं से शरीर ऊपर, और दोनों पैरों को पीछे सीधा कर लें। सांस छोड़ें, सामने की तरफ देखें, अपने बॉडी को ऊपर उठाएं, पैरों को अंदर टक करें, पीछे की तरफ लेकर जाएं, घुटने नीचे रखें और रिलैक्स करें। तो जो हमने पहला वेरिएशन किया है ये काफ़ी आसान है। एज ए बिगनर आप उसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप जब कंफर्टेबल हो जाए आप ज़रूर दूसरा वाला ट्राई करिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव। चलिए, अब हम तीसरा आसन करते हैं। इसको बोलते हैं विपरीत करनी। तो ये काफ़ी योगी वर्ल्ड में इसको बहुत ही ज़ोरदार आसन बोलते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी क्रिया योग में भी यूज़ होता है ये आसन। और आपके स्किन को तो अच्छा करेगा ही, साथ ही एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन है। चलिए करें। तो आपको थोड़ा सा उल्टा होना पड़ेगा इसके लिए। आइए, ऐसे लेटते हैं और लेट जाएं। तो हम इसको सेतु बंद आसन की तरह ही शुरुआत करेंगे। बॉडी को ऊपर किया, हाथों से सपोर्ट किया, इस तरीके से। अब आप एक पैर ऊपर लेके जाएं, दूसरा पैर ऊपर लेके जाएं। अब विपरीत करने में आपका पैर थोड़ा सा 45 डिग्री पे होना चाहिए, इस तरीके से। और आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, पंजे ऊपर की तरफ। सांस छोड़ें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो इस आसन को करने के लिए एक प्रेपरेशन भी चाहिए, तो इसके लिए एक अच्छा आप सेतु बंद आसन करना शुरू करें। ये वाला आसन, अपने बॉडी को जितना ज़्यादा ऊपर खींचेंगे आप में स्ट्रेंथ आएगा और धीरे धीरे आप अपने बॉडी को रोक भी पाएंगे। और रिलैक्स करें। देखिए, जो अभी हमने किया है विपरीत करनी आसना, ये बहुत ही ज़ोरदार है। वैसे बोलते हैं कि शीर्ष आसन होता है किंग ऑफ आसना, लेकिन अगर आप क्रिया योग में देखेंगे विपरीत करनी उससे ज़्यादा अच्छा आसन होता है। यानी कि खूबसूरत त्वचा के लिए, ब्यूटीफुल स्किन के लिए ये जो आसन सोनम आप कह रही हैं, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं, गुणगान गा रही हैं, ये रामबाण है। ये रामबाण है, इसको बोलते हैं। फिर से बताते हैं, विपरीत करनी। योगी जो आपको इतने सुंदर दिखते हैं उनका एज नहीं दिखता है, वो ये योगासन का ही कमाल है। और अच्छा खाना पीना। तो मुझे लगता है अच्छा खाना पीना और ये वाला आसन आप हर रोज़ करेंगे और हर रोज़ इस एपिसोड को देखेंगे, क्योंकि आपके लिए ही खास हमने ये तैयार किया है। और आप लोग हर रोज़ देखें, अपने आप को सेहतमंद बनाएं। आज के फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही।